सराइकी वालों की बातें आपने खरी बातें सुनी, और हमारे बड़े भाई की जो बातें हैं वो भी आपने सुनी। सब अपने अपने दुख आपको आज शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ इस पाकिस्तान में, हाँ, उस पाकिस्तान में क्या क्या हुआ है। ये सारा इस्टेब्लिशमेंट में किया है। उर्दू दान तबके का भी इतना कसूर नहीं है, मगर इस्टेब्लिशमेंट ने एक इस्तेमाल किया है कि एक खुदा, एक रसूल, एक मुल्क, एक ज़बान। बाकी जो थे वो खुदा के बंदे ही नहीं थे। भाई कुरान शरीफ तो अरबी बोली में आया ना, क्योंकि वो उस खत्े में आया कि अरबी बोली में था। अगर मेरे पास सिंधी में उतरता तो लाजमी सिंधी बोली में होता। मगर कोई भी ज़बान जो है वो कम और ज़्यादा नहीं है, जैसे हमारे दोस्तों ने यहाँ गुजारिश की है। हाँ, गुजारिश कंदुस अॼु की महफ़िल जो आहे सो पंहिंजे ख़िताम तरफ़ वञे थी, पर अॼु असां वटि ज़बरदस्त क़िस्म जो दोस्त हमारे साथी हैं, हमारे सियासी दोस्त भी हैं, इल्मी दोस्त भी हैं। बड़ा इनका ज़बरदस्त अफ़गानिया के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मुताला भी है, और ये हक़ की बात करने में एक अपना जे सिंधी में चवंदा न हक़ जी ॻाल्हि होके ते कंदो आहे, बरमिला कहते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा, मेरे बड़े भाई हैं खान साहब, इनायतुल्लाह खान कांसी साहब, जो पश्तो की या नुमाइंदगी करें, तो आए और ख्यालात करें। मोहतरम मेयर साहब, मोहतरम स्टेज पे बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों, इस हाल में बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, सबको सलाम। मेरा तो दिल करता था कि पश्तो में अपना वो पेश करूं ज़बानों के हवाले से, लेकिन दश्ती साहब ने जो कुछ कहा उसको एक खुशखबरी सुनाने के लिए उर्दू में बात करूंगा थोड़ी सी। मसला ऐसा है कि यहाँ पे उर्दू बोलने का बहुत बड़ा आदमी रज़ा अली अबीदी साहब, जिनके बहुत सारी किताबें और BBC से बहुत अरसे तक वो वाबस्ता रहे। पिछले साल उसने जंग अखबार में एक मजमून लिखा कि उर्दू तो न यहाँ की ज़बान रही न हिंदुस्तान की ज़बान रही। तो हम सवाल करते हैं कि जब उर्दू न यहाँ की ज़बान रही न, उसने ये कहा, ये मेरा मुतालबा भी हो गया मेयर साहब कि तमाम सूबे जो है, जो हुकूमतें हैं, वो मुकामी ज़बानों के लिए, अपने कौमी ज़बानों के लिए करारदाद पेश करे, ख़ासकर पंजाब के भाइयों से। ये मेरे तो उस रज़ा अली अबीदी साहब ने कहा कि अगर कल पंजाब असम्बली एक बिल पास करता है कि पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, तो उर्दू तो किधर की नहीं रही। तो ये 70 साल जो आपने बंगालियों का ज़बान काटा किस खाते में, जो पंजाबियों का ज़बान काटा किस खाते में, जो पश्तूनों का ज़बान काटा किस खाते में, जो बलोचों का ज़बान आपने काटा किस खाते में। या हर वक्त हमारे साथ ज़बान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, मुल्वतनी के नाम पे हमारे बुनियादी हकूक़ छीने जाते हैं, हमारे वसाइल छीने जाते हैं, हमारे साहिल छीने जाते हैं। दश्ती साहब से अर्ज़ है कि कराची से ग्वादर तक जितना खूबसूरत आपको अल्लाह ताला ने बलोचों को साहिल समंदर दिया है, उस पे बलोच अभी अपना मछली नहीं पकड़ सकते। वो नेवी के नाम पे कब्जा, वो आर्मी के नाम पे कब्जा, वो चाइनीज़ के नाम पे कब्जा। पिछले दिनों हमारे एक रिश्तेदार गया था, चाइनीज़ ने कोई ग्वादर में एक कॉन्फ्रेंस ये सनत व तिजारत वालों का, तो उन्होंने कहा ये ऐसे इस्टेब्लिशमेंट है कि 10 साल से हम उनको कहते हैं कि हम बिजली बनाएंगे, हम पावर हाउस बनाएंगे, ग्वादर को, तुरबत को फ्री ऑफ कास्ट बिजली देंगे, या हमें वो ज़मीन का 10 एकड़ या 5 एकड़ का निशानदेही नहीं करते। तो अवाम के मसाइल से तो इनको हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा एक पता नहीं लोग क्यों हकीकतों से नजरें छुपाते हैं। हमारे मुल्क में कोई मेरे ख्याल से इतना बड़ा डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट हमारे इस्टेब्लिशमेंट में है।
अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट में इतने ही पंजाबी होते, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, इतने ही बलोच होते, इतने ही पठान होते, इतने ही सिंधी होते, सराइकी होते, तो ये इस्टेब्लिशमेंट ऐसे फैसले न करता कि इधर सदर से लेके मेमनगोट तक 80% जमीन फौजियों ने कब्जा किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, कारोबार नहीं कर सकते, वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं मानते। तो यहाँ अगर हमारे जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ढांचे में ईमानदारी होता, उसमें बराबर के पश्तून होते, बराबर के बलोच होते, बराबर के सिंधी होते, तो फिर ये जोर जबरदस्ती वाला, गोली वाला, ये यानी आदमी हैरान होता है। नवाब बुख्शी जैसे आदमी को बड़ा मुझे गिला भी है हमारे प्रेस वालों से। यानी डान अखबार जो हमारे यहाँ पे परलत जो धरना बैठा है, 4 दिन डान अखबार ने दिया, बड़ा खूबसूरत फ्रंट पेज पे ये आधारा भी लिखा हो। 3 दिन से जो है उनको पता नहीं किसने धमकी दिया, उन्होंने ये हमारे धरने के मतलब सारी बातें छोड़। यानी आदमी हैरान है कि मैं इस मुल्क का हूं या नहीं हूं। बाकी अखबार तो छोड़ो, उर्दू वाले तो बिल्कुल ऐसे हमें जो है ना हमारा प्रोफाइलिंग शुरू किया। हमें तो सख्त गिला है इस मुल्क से, इस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट से। नवाब बुख्शी को इसलिए मारा कि आप क्यों ये मुतालिबा करते हैं कि जी मेरा रियलिटी मत कम करो, या आप क्यों जो है फौजी ने जो है या कोई डॉक्टर थी कराची की जिसके साथ ज्यादती किया, उसको ले आओ, ये उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करो। आप नवाब बुख्शी को इसलिए मारा कि आप क्यों उस फौजी के ट्रायल की बात करते हो। नवाब बुख्शी को इसलिए मारा कि आप क्यों जो है ये जो क्लास 4 की नौकरियां वहां के लोकल लोगों को मिलती थी, जो ड्राइवर हो गया, माली हो गया, बोर्ची हो गया, वो जो है उनका कोई तनख्वाह चाहे गैस कंपनी वालों का, तो वो रिटायर हो रहे थे, जो पहले उनके साथ एग्रीमेंट भी था कि वहां के लोकल लोग लगेंगे। तो उन्होंने जो है अपने मामे रिश्तेदार बुला रहे मुल्तान से, गुर्रेरवाला से, प्लान से, उन्होंने एहतजाज किया। यूनियन तक हुई, नवाब साहब ने उसका हिमायत किया। ये 3 बातें थी। उसके घर पे बमबारी, उसके वहां पे गुरुद्वारा भी मारा, वहां पे मंदिर को भी मारा, उनके बाप के माल जगह को मारा, उसके अपने घर 60-65 आदमी एक दिन में मारे। ये भेड़ बकरियां और दूसरे जो वो जानवर फौत हुए वो तो अलग बात। नवाब साहब इस बीमारी में उनसे, इस एस्टेब्लिशमेंट से कि ये तो हमें मार है, अपने पहाड़ों में चला गया। वहां पे उन पे बमबारियां, ये वो मरियों के पहाड़ों में चला गया, वहां पे भी उनको नहीं छोड़ा। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी पाकिस्तानी को मालूम नहीं है कि नवाब साहब को उन्होंने मारा नहीं है। नवाब साहब ने जिस पहाड़ में, जिस गार में वो रहता था, तो उसने कहा कि छोड़ते तो वैसे नहीं है, तो उनको बारूद रख करके उनको बुलाओ, मैं हथियार डालता हूं। तो ये तो बड़े फूटू के बड़े शौकीन है। पिंडी से 2-3 जनरल हेलीकॉप्टरों में आए कि जी नवाब साहब, उधर जब गार में गए उसने धमाका किया। अभी तक ना वो जनरलों का लाश निकला है, ना नवाब साहब का लाश निकला। लेकिन ये हमारे किसी पाकिस्तानी को, किसी टीवी को, किसी अखबार को इन हकायक, हमारे यहाँ जो है ना, हमारे आंखों पे ऐसा पट्टी बांधा है इस्लाम के नाम पे। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो प्रिंस ये सुलेमान के मुतालिक। यानी हमारे ऐसे मासूम लोगों के बदनों पे, जो मदरसे के बाप इसलिए भेजता है कि बेटा कुरान शरीफ सीखेगा, हाफिज होएगा, पता नहीं क्या, वो इनके बदन पे बारूद बांध कर धमाके ममाके, ये सऊदी वाले पैसे देते थे ये धमाकों के लिए। और अभी उसने यू टर्न लिया है, कल्बे खोला है, औरतों का आजादी है, सारा इस्लाम सारा ये जो हम 40 साल से इसमें मर रहे थे, ये सारा उन्होंने रिजेक्ट किया। वो सारे अपने खानदान को 400 शहजादों को उठा के जेल में डाला। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, ये शारा फैसल से लेके मेमनगोट तक 80% जमीन किस खाते में भाई? ये किस किताब में लिखा है?
बुनेर में कब्जा, मेंगवरा में कब्जा जमीनों पे, स्वात में कब्जा। स्वात में तो इतना बड़ा ड्रामा किया कि पूरा स्वात को जो है ना, सवाबई, पेशावर, मर्दान, इन अपने ये जो इनको पाले हुए बी टीम जो है बदमाशों का, उनके जरिए जो है शिफ्ट किया। वो तो पठानों का एक रिवाज है कि जो भी मेहमान आया उसके साथ, स्वात के लोगों के साथ अपना रोटी भी तक अदा किया, अपना बैठक भी अदा किया, अपना उनको संभाला दिया। पश्तूनवली भी एक हमारा एक कोड ऑफ लाइफ है जो हमारे बहुत सारे लोगों को हमसे भूल गया, हमारा बाप दादा हमसे भूलवा दिया। लेकिन पश्तूनों को अपने वतन से, एक दफ़ा हम जोब गए थे शिकार के लिए, तो वहाँ पे डीसी हमारा रिश्तेदार था, वो इरफान कासी, फौत हो गए, उसके नाम से जोब में, शायद यहाँ पे कोई बैठा हो, उसके नाम से एक फुटबॉल ग्राउंड भी है इरफान कासी। तो उसने कहा शिकार, खैर उसका एक दोस्त है, उसने कहा पहाड़ पे हमारे साथ लांडी का हुआ गोश्त। खैर हम गए उधर, खाना खाने के बाद उसने कहा यह हमारे साथ एक बड़ा गरीब आदमी रहता है जो बीमार भी है, जो उम्र भी उसका गुजरा हुआ है, उसका एक बीवी है, वो भी बीमार है, बूढ़ी है, इनको क्वेटा किसी तरीके से ले जाए। तो हमारे साथ यूनियन काउंसिल कोई चेयरमैन था, उसको मैंने कहा खुदादा साहब आपके पास कोई चपरासी या कोई बोरची मोर्ची का वैकेंसी है? उसने कहा है। हमने वस किया मेयर साहब, वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ी खातून उस पहाड़ से, उसने कहा इधर ही मरेंगे, हम नहीं जाएंगे, न क्वेटा जाएंगे, न नौकरी करेंगे। तो इसी तरीके से सिंधियों को अपनी ज़बान से, अपनी ज़मीन से, अपने बलोचों को अपनी ज़मीन, यानी जब आप बलोच इलाके में जाते हैं आप हैरान होते हैं कि एक आदमी कैसे, जहाँ पे न गुड़ मिलता हो, न आटा मिलता हो, पाँव शाम को चप्पल बनाते, ये जो दरी, वो जो हम लोग बना चटाई, शाम को चप्पल बनाते हैं, सुबह एक, शाम को खुश्क हो जाते, शाम को फिर दूसरा चप्पल। और जिसके इलाके में सोने के पहाड़ हो, जिसके सोने के पहाड़ चाइनीज को पता नहीं क्या क्या इन्होंने रुश्वतें ली है, अभी भी वो कहते हैं कि 50 साल और भी वो सोना दे सकता है। एक ऐसे मुल्क के लोग, एक जो कम आबादी और वसाइल ज़्यादा और गुर्बत, यहाँ न तालीम, ज़बान आपका, तालीम आपका, तारीख़ आपका, हर चीज़ से आपको दूर रखने के लिए आपको एक ऐसे मसले में फंसा दे। जी ये अभी नए नए आपको अपने वसाइल से, साइल से दूर रखने के लिए एक अजीब अजीब बहाने करते हैं। ये वजीरिस्तान में चरगोजे के पहाड़ ये चोरी करते थे, उनके घर भी चोरी किए, उनके दरवाजे खिड़की भी निकाल के फौज, उनके टीवी घर के कालीन भी ले आए। वो दो पंजाबी खवातीन आपस में बात करते थे कि जी मेरा, एक ने कहा कि मेरे खावन ने दुबई से ये टीवी ये फलाना फलाना भेजा। उसने कहा मेरा खावन ने भी लाया। तो उसने कहा क्या आपका खावन भी दुबई गए थे? बोलो नहीं, मेरा खावन वजीरिस्तान में गया। यार अपने मुल्क को लूटने का एक अजीब, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यानी ये साइंसदान हमारा खदीर साहब, इसने आपके लिए टम्बम बनाया और उसको इतना प्रेशराइज किया जब इन पे जोर आया कि जी आपने ईरान पे बेचा है, कोरिया पे बेचा है, उस बेचारे को इतना मजबूर किया। अब ख्वातीन बैठे, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाएं। उसने कहा, दस्तखत दे दिया कि जी मैंने किया। और एक साइंसदान इंडिया का था, मुसलमान भी था, उसको सदर भी बनाया, उसने भी एटम बम बनाया था इंडिया का। फर्क बड़ा है, हम लोगों ने आंखें बंद की हुई, आंखें खोलना होगा। इन बदमाशों से जान छुड़ाओ। न पंजाबी एज ए नेशन बुरा है, न हिंदुस्तानी एज ए नेशन, लेकिन लोगों को लड़ाने के लिए, लोगों के दरमियान मसाइल पैदा करने के लिए। तो अब मैं थोड़ा सा अपना पश्तो में ज़्यादा, मैं सारी टाइम ज़्यादा लिया, आप लोग बोर भी हो गए शायद।
वो ये हमारे बूढ़े कोई मर्दान से कोई सवात से बादशाह खान के ज़माने की खुदाई खिदमत यार, इनको मैंने कहा कि इन्होंने कहा चलो आज वो वहाँ से उठ के मेरे साथ है, ये बड़े कदर के लोग हैं। ये विश्तमा फरवरी द मोरनी ज़बू नड़ीवाला उरज़दा द तारीख परुणा की प 1948 की द पाकिस्तान दस्तूर असम्बली की द उर्दू अंग्रेजी और बंगाली ज़बू द कौमी कबूल गुश्तना वशवा हो वज़ीर आज़म लियाकत अली खान और उर्दू मुसलमान ज़बा और बंगाली गैर मुसलमान ज़बा अबे वैल ची आवाज़ उर्दू पर कौमी ज़बवी पदे फैसला और स्पकावी द बंगाली दानश्वरानू ज़दकौंकू सख्त एहतजाज उकड़ो ची उर्दू खो पसलू की द सलूर कसानू ज़बा दा अगर टेम पसलू की सलूर कसानू उर्दू है वागत सलूर कसान ती अहमियत वर्की दा नूर द अहमियत हुईश्ते द मार्च पर दरेमा पर 1940 की द पाकिस्तान गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिनाब बंगाल ता ورسېدو نو په ډاکا کې یوې غونډې ته د اردو قومي ژبې یادګیرانه هم وکړه نو په دې موقع هم بنګالي دانشورانو او زده کوونکو د بنګالي ژبې د قومي کولو دپاره غږ پورته کړو چې د پولیسو د کوتکو او ډزو لخوا یې هرکلی وشو دا ګولیانې د هغه وخته څه شروع دي دا نن نه دي چې په بلوڅانو ورکېږي یا په پښتنو دا 1948 دغه چې جوړ شوی دی دغه بلاک د پاکستان گورنر جنرال محمد علي جناح بنگال ته ورسېدو نو په ډاکا کې یوې غونډې ته د اردو د قومي ژبې یادګیرانه هم وکړه نو په دې موقع هم بنګالي دانشورانو او زده کوونکو د بنګالي ژبې د قومي کولو دپاره غږ پورته کړو چې د پولیسو د کوتکو او ډزو لخوا یې هرکلی وشو په کال 1952 کې د مرکزي اسمبلۍ په غونډه کې د مغربي پاکستان غړو په اردو ژبه خبرې کولې نو د مشرقي پاکستان غړو ورته ویل چې موږ په دې ژبه نه پوهېږو او کله چې د مشرقي پاکستان غړو په بنګالي ژبه خبرې کولې نو دوی ورته ویل د اردو نارې وهلې خو هغو د دوی په خبره نه پوهېدل آخري خبره د بنګالي ژبې او غړو سپکاوي ته ورسېده په دې الغاو تلغاو کې په 8 جنوري 1952 دستور اسمبلی د پاکستان سرکاري قومي ژبه اردو منظور کړه بل اړخ ته د پاکستان وزیر اعظم او د مسلم لیگ صدر خواجه نظام الدین دا خواجه نظام الدین چې دی دا هم بنګالی دی دا هغه ګل خان دی چې موږ وایي پښتانه چې وایي ګل خان دا دغه فرق دی په مجيب الرحمن کې او په دا خواجه نظام الدین کې دلته زموږ په لیډرشپ کې هم دا ډیفیکټ دی چې څوک خو شیخ مجيب الرحمن دی څوک خواجه نظام الدین دی خواجه نظام الدین او د مشرقي بنگال د مسلم لیگ صدر او وزیر اعلی نور الامین بیانونه ورکول چې قومي ژبه یوه ده او هغه اردو ده د دې سپکو خبرو او د وزیر اعظم او وزیر اعلی د بیانونو او د اسمبلۍ له اړخه اردو قومي ګرځول په غبرګون کې د ډاکې جګړن نات پوهنتون زده کوونکو او دانشورانو د شیخ مجيب الرحمن په مشرۍ کې په 21 فروری 1952 په ډاکا ښار کې غونډې او لاریونونه شروع کړل د بنګالي ژبې د قومي کولو غوښتنه یې وکړله په دې نور دوران کې په تش لاسو زده کوونکو د ګولو باران وشو چې پکې رفیق شاپور برکار سلام او نور ډېر نامعلومه کسان ووژل شو په دغه ژبې د شهیدانو په دغه ښار کې بیا د ژبې یو سیمینار دغه هم جوړ کړي
मीनार د شهیدانو جوړ کی د شهیدانو په بنگالي زده کوونکو او دانشورو په وخت د ژبې د قومي کولو لپاره غونډې کولې او د ژبې د شهیدانو ورځ به یې نمانځله. په کاناډا کې میشت یو بنگالي دانشور رفیق الاسلام په 9 جنوري 1998 کې د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال کوفی عنان ته یو لیک ولېږلو چې ورکې د بنگالي زده کوونکو او دانشورو د بنگالي ژبې په اړه 21 فروری 1952 واقعیت ورکړل شوي وو او خاص یې ورته شوی وو چې د مورنو ژبو تحفظ د یقیني کړی شي. د دې لیک د ارزښت له کبله سیکرټري جنرال د یونسکو مشر ته دا لیک د ضروري کاروایي دپاره ولېږلو. په 19 نومبر 1999 باندې دا د یونسکو یو نمبر دی 61266 یونسکو 21 فروری د مورنو ژبو د تحفظ نړیواله نیټه اعلان کړه. په کال 2008 نه باقاعده سره دا ورځ په ګرده نړۍ کې منځل کیږي. باید چې موږ د ژبې ورځ منځلو سره د بنگالي شهیدانو ډېر یادونه وکړو. سلام. ये जो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है ये हमारे दोस्त गबोल मीडिया पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये अपने यूट्यूब पे ये डाल देते हैं. सारा प्रोग्राम आप किसी भी वक्त पे गबोल मीडिया यूट्यूब को आप करेंगे, ब्राउज करेंगे तो उस पर आपको आ जाएगा. जो भी दोस्त दूसरे देखने चाहें वो ज़रूर देखें. बड़ी मेहरबानी.